जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। और हम सब जानते हैं कि गुड हेल्थ इज अ ब्लेसिंग। इसी नोट पे आज का शो मैं शुरू करती हूँ, जहां बुलाती हूँ डॉक्टर पंकज वत्स को, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। 10 साल का इनको अनुभव है और एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ये सुप्रीम फिजियो प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, जिसकी एक दो नहीं बल्कि 22 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। हेलो नेहा मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जो नेक पेन है, इसके कॉजेस क्या होते हैं? देखिए, नेक पेन जो है, अगर आप उसके कॉजेज पे जाते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहता हूँ कि नेक पेन जो है वो बहुत बार ऐसी कंडीशंस में हो जाता है जिसमें कोई बीमारी ही नहीं होती है। तो एक सेगमेंट तो हो गया जिसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट हो, मेडिकल कंडीशन आ जाए जिसमें जैसे मस्कुलर कोई उसको ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, या डिस्क से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए हैं, एज रिलेटेड कोई डीजनरेशन या ऐसी ये टेक्निकल चीजें हैं। मतलब ये सेगमेंट हो गया जो मेडिकल की तरफ जाता है। एक और दूसरा सेगमेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को गर्दन में दर्द हो जाएगा बिना किसी बीमारी के। वो बीमारी नहीं होगी जो आज के टाइम में, जैसे अभी कोविड का समय भी निकला है, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी सारी जितनी भी क्लासेस होती थी, क्लासेस भी ऑनलाइन होती थी। वो कंप्यूटर पे अपने उन्होंने क्लासेस ली हैं या मोबाइल पर उन्होंने अपनी क्लासेस ली हैं। और जितने भी जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता था। वो भी पूरा दिन उनको लैपटॉप पर या घर में छोटे से एरिया में ही बैठ के उनको काम करना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या है कि पोस्चर की डिफॉर्मिटीज गर्दन में बहुत ज़्यादा सामने आई हैं, जिसमें कि उनको गर्दन का जो पोस्चर है उनका वो बिगड़ जाता है। और उसमें हम लोग दो तीन इसको टेक्निकल नाम देते हैं कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, बैकवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन कॉजेज हैं आज के टाइम में, जो कि बीमारी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो है वो नेक पेन का सामना करना पड़ता है। राइट, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लैपटॉप के सामने, डेस्कटॉप के सामने घंटों बैठे रहते हैं। बैड पोस्चर की वजह से उनको नेक पेन हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा पोस्चर हो वो बिल्कुल मेंटेन रहे। एंड सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि जो नेक पेन है, अच्छा इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नेक में पेन होता है या इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है, कुछ और भी सिम्टम्स हैं क्या? कई तरीके के सिम्टम नेक पेन के केसेस में देखे जाते हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से किसी को कोई इशू आ रहा है तो उसमें इस तरीके के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं कि दर्द हमें गर्दन में होगा, या इशू हमारा जो है वो गर्दन से आ रहा है लेकिन पूरे हाथ में रेडिएट करके दर्द हो जाएगा। कई बार उल्टी आना भी नेक पेन की वजह से भी हो सकता है। उल्टी आने जैसा लक्षण सामने आ जाते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं, या चेस्ट में फ्रंट में जो सामने की हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें भी कई बार गर्दन की वजह से जो दर्द है वो रेडिएट करके चला जाता है। राइट। और गर्दन में स्वेलिंग जैसा आप बोल रहे हैं, और जो नेक पेन है वो तो अपने आप में है ही, गर्दन में दर्द तो हो ही जाएगा। तो ये एसेसरी सिम्टम्स हैं जो नेक पेन की वजह से ही रेडिएट करके सामने आ सकते हैं। सर, क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिनमें नेक पेन ज्यादा आपने देखा है? मे बी जो बड़े बुजुर्ग हो गए, या फिर जो यंगस्टर्स हैं जिनकी बैठे रहने की जॉब है, जो ज्यादातर टाइम कंप्यूटर के सामने बिताते हैं, क्या उनको नेक पेन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है? एक बहुत इसमें इंटरेस्टिंग सा शब्द आएगा बीच में कि जर्नल सिनेरियो में जो प्रैक्टिस के लिए लोग जब हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ज्यादातर लोग गर्दन के साधारण से दर्द को बिना एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सर्वाइकल, कि मुझे सर्वाइकल हो गया है। तो मतलब मैक्सिमम लोग नेक पेन को सर्वाइकल ही समझते हैं। ये बिल्कुल सही है अपने आप में कि जो सर्वाइकल है, ये मतलब ये डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कि सर्वाइकल एक जगह का नाम होता है, बीमारी का नाम नहीं होता है। जैसे हम आंख को आंख कहते हैं, इसी तरीके से गर्दन के हिस्से को सर्वाइकल रीजन कहा जाता है, वो जगह होती है।
तो उस सर्वाइकल में बहुत सारे जो है इश्यूज होते हैं। जो आपका सवाल है कि किस एज ग्रुप में नेक पेन होगा, ये डिपेंड करता है कि उसको गर्दन में किस तरीके का इशू सामने आया है। अगर वो एज रिलेटेड इश्यूज हैं, जो कि कॉमनली अगर आप फीमेल की बात करें, ऐसा थ्योरी में कहा गया है कि 35 की एज के बाद फीमेल्स में और 45 की एज के बाद मेल्स में स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तब एज रिलेटेड डीजनरेशन जो है वो बोन्स में हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में आ जाएं, जो क्लिनिकली हम लोग देखते हैं, तो उसमें थोड़ा एज और नीचे आ जाती है, जिसका सीधा संबंध हमारे खाने पीने से, हमारे वर्किंग स्टाइल से, इन सब चीजों से उसका डायरेक्ट संबंध है। तो अब एज ग्रुप में अगर आप छोटे बच्चों की बात करें, तो छोटे बच्चों में भी नेक पेन के इश्यूज हैं, पोस्चर रिलेटेड हो सकता है। तो एज सच कोई किसी बीमारी को लेके कोई एज ग्रुप नहीं है कि ये दर्द जो है इसी बीमारी में आएगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है और आपका जो वर्किंग स्टाइल है, आप किस तरीके से पूरे दिन में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो ये तय करेंगे कि आपको कब और कौन सी बीमारी होने वाली है। ओके सर, एक और मेरे मन में सवाल आया कि क्या ऐसा है कि फीमेल्स को ज्यादा नेक पेन होता है या मेल्स को, या फिर नथिंग टू डू विद जेंडर? नहीं, इसमें जेंडर का देखिए कोई जेंडर का कोई सवाल नहीं। सिर्फ अगर हम एज रिलेटेड डीजनरेशन की बात करें तो स्टडीज में ऐसा सामने आया है कि इस एज ग्रुप में थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और अगर आप और किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन में जाएं तो एक स्टडी और है जिसमें टीचर्स का रोल आ जाता है। एक स्टडी है जिसमें कहा गया है कि जो भी टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर्स स्पेशली वहां पर डिफाइन किया गया है, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं और उनको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उनको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स थोड़े से ज्यादा सामने आते हैं और लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि उनको ओवरहेड एक्टिविटीज करनी पड़ती है, ज्यादा एग्जाम चेक करने हैं। प्राइमरी टीचर्स को थोड़ा पोस्चर इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं। तो जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स उनको होंगे उसमें वो अपना 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा स्टडीज में कहीं कहीं लिखा हुआ है। ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार सर ऐसा होता है जैसे लोगों को अगर नेक पेन हो रहा है वो घर में ही कुछ ना कुछ रेमेडी करते हैं, मे बी सेकाई कर लिया या ऐसे कुछ ऐसे कपड़ा बांध के बैठ जाते हैं। सो आपको क्या लगता है वो कौन सा अलार्मिंग पॉइंट होता है जब सीधा पेशेंट को डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और घर के ये सारे उपाय नहीं अपनाने चाहिए? व्हाट इज दैट अलार्मिंग? देखिए, इसमें ना 2 चीजें होंगी। एक तो मैंने मेडिकल अभी सिम्टम्स आपको बताए हैं कि ऐसा होना चाहिए कि किसी को अगर उल्टी आ रही है, गर्दन में दर्द है, हाथ में रेडिएशन से पेन जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में तो उसको इमिडिएटली पहले जो है वो डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकता है, या फिर वो जो भी उनका ट्रीटिंग फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, उसके पास जाकर भी डायग्नोसिस जो है वो प्राइमरी करवा सकता है। दूसरा, अगर किसी को ऐसा कोई सिम्टम नहीं आ रहा फिर भी दर्द हो रहा है, तो एक और चीज है जो भी लोग रहते हैं अपने घर में ही चेक कर सकते हैं कि उनको फॉरवर्ड हेड पोस्चर तो नहीं हो गया है। ये इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि वो दीवार के सहारे खड़े हो जाएं, अपने शोल्डर्स को दीवार पे टच करने की कोशिश करें। शोल्डर्स जब दीवार पर टच हो जाएंगे तो अपने हेड का जो पीछे वाला पोर्शन है उसको देखें कि क्या वो भी दीवार पर टच हो रहा है। अगर वो दीवार पर टच हो रहा है तो इसका मतलब उनको फॉरवर्ड हेड पोस्चर नहीं हुआ है। और अगर वो दीवार पर टच नहीं हो रहा है तो उसको हल्का सा प्रेस करके दीवार पर टच करने की कोशिश करें। जब वो दीवार पर टच हो जाएगा तो अगर उनको अपर बैक जो है, अपर बैक में कोई स्ट्रेन महसूस हो रहा है, कोई खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है कि उनका जो पोस्चर है वो फॉरवर्ड फिक्स हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी उनको जाकर अपना पोस्चर का असेसमेंट कराना चाहिए। बहुत बेसिक सी इन्वेस्टिगेशन होती है इसके लिए, जिसको हम लोग नेक पोस्चर स्कैन कहते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक टूल होता है और सिर्फ इमेजेस लेकर ही इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करके ये बता सकते हैं कि आपका जो नेक का पोस्चर है वो एक्चुअल में किस पोजीशन में इस समय। राइट, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी थी कि फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कहीं ना कहीं सर्जरीज के मामले में।
कई बार प्री सर्जरी के पहले भी फिजियोथेरेपी पार्ट प्ले करती है, कई बार पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स को ड्यूरिंग रिकवरी फेज में भी फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। सो क्या ऐसा भी होता है कि अगर हम फिजियोथेरेपी ले रहे हैं शायद सर्जरी तक जाने की नौबत ही ना आए? बहुत सारे केसेस में देखिए, पहले के टाइम से अगर हम कंपेयर करें कि अगर आप आज से 15 साल या उससे थोड़ा पहले की अगर बात करते हैं, तो उस समय क्या होता था कि अगर छोटा भी कोई नर्व कंप्रेशन है जिसमें पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन हैं वो डायरेक्टली सर्जरी को रिकमेंड कर देते थे। लेकिन आज के टाइम में जो भी इस तरीके के इन्वेसिव प्रोसीजर हैं या जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, उन सारे प्रोसीजर्स को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है कि अननेसेसरी जो है किसी पेशेंट की बॉडी में कट ना लगाया जाए। तो जितने भी हमारे आज के टाइम में जो फिजिशियंस हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो फिजियोथेरेपी को ही रखते हैं कि कंजर्वेटिव तरीके से या फिर फिजिकल मेथड से एक्सरसाइज करके, मोडालिटीज के द्वारा या स्ट्रेंथ डेवलप करके मसल्स में अगर सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है तो वो किया जाए, और वो ही प्रैक्टिस जो है आज के टाइम में की जाती है। सबसे पहले सर्जरी को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। अगर जो ट्रीटमेंट का फेलियर आता है या कुछ ऐसी एक्यूट मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं जहां पर फिजियोथेरेपी से रिकवरी नहीं होगी, उन्हीं कंडीशंस में जो सर्जन्स हैं वो आज के टाइम में सर्जरीज रिकमेंड करते हैं। राइट और सर मेरा आखिरी सवाल ये होगा, जैसे कुछ पेशेंट्स को मे बी डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया या उनकी एज ज्यादा हो गई, सो क्या वो भी फिजियोथेरेपी ले सकते हैं? देखिए, अगर आप थायराइड और डायबिटीज इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो बेसिकली मेडिकल की फील्ड में ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। फिजियोथेरेपी का बॉडी की के जो बैलेंसेस बनाने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे पुराने शास्त्रों के टाइम से चीज़ देखी हुई आ रही है, जिसको पुराने समय में योगा का नाम दिया जाता था, आजकल दोबारा से वो एक्टिव हो गई है। उसी को कुछ मॉडिफिकेशन करके एक्सरसाइजेज में फिजियोथेरेपी में भी उसका एक सेगमेंट रहता है। तो किसी भी इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में अब कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट किसी पेशेंट का शुगर तो ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन एक्सरसाइजेस से उसका जो लेवल है उसके लेवल को नॉर्मल रखा जा सकता है। और इसी तरीके से थायराइड के केस में भी एक्सरसाइजेस करके जो है उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उन सब चीज़ों का बैलेंस बनाया जा सकता है, जिससे कि उसकी ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वैल्यूएबल टाइम निकाला, इतनी सारी बातें की जो कि बहुत यूजफुल थी। और जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बहुत सारी बातें की, यूजफुल बातें की। और जी मनी हेल्थ शो का यही जरिया है जो आपको सीधा वेल नोन रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है इस शो को लेके, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक या कोई और डिसीज अगर आप कवर करना चाहते हैं तो भी आप मेंशन कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।